हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस का पार्ट 3 देखेंगे, जिसमें 10 क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा। अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इसे ज़रूर करें। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ डार्लिंगटन पेयर। तो सबसे पहले देखते हैं इसे डार्लिंगटन पेयर क्यों बोला जाता है। तो ये एक साइंटिस्ट का नाम पे है जो इसे डिस्कवर किया था, तो डार्लिंगटन उन्हीं के नाम पे है। अब देखते हैं कि ये होता क्या है। तो ये एक सिंगल ट्रांजिस्टर होता है। ओवरऑल आप लोग देखेंगे तो ये एक सिंगल ट्रांजिस्टर की तरह वर्क कर रहा है। इसके इंटरनली अगर देखें तो 2 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। इसमें बेस करंट और ये आउटपुट माना जाता है। इसमें देखेंगे कि जो इमीटर करंट है वो दूसरे ट्रांजिस्टर के लिए एज ए बेस करंट काम कर रहा है। तो ये क्यों ज़रूरी है देखते हैं हम लोग। जब भी कोई स्मॉल सिग्नल होता है, अगर रिले में यूज करना हो या किसी सेंसर में यूज करना, तो उसे बहुत ही एम्पलीफाई करना होता है, बहुत ही हाई लेवल का करंट चाहिए। तो उसके लिए हमें ये यूज कर सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा गेन होगा। क्योंकि अब आप लोग को पता है आई ई इक्वल टू मतलब इमीटर करेंट इक्वल टू क्या होता है, बीटा प्लस 1 आई बी होता है। अगर सेम चीज़ यहाँ पे इसी को बेस करेंट मान लिया जाए, ये आई एज ए बेस करेंट है, तो जो आई ई डैश जो इस करेंट इसमें जो करंट जाएगा वो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा हो। अगर सेम हो, आइडेंटिकल हो, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इतना ज़्यादा अगर इसका स्क्वायर किया जाए तो बहुत ही ज़्यादा एम्पलीफाई होगा, यानी कि ये बहुत ही हाई करंट गेन देता है। लोग सिग्नल के लिए बहुत ही यूजफुल है। हाई जो इसका इनपुट इम्पीडेंस होता है वो बहुत ही हाई हो जाता है। लो आउटपुट इम्पीडेंस, ये बहुत ही डिजायरेबल प्रॉपर्टी है दोनों। तो इस तरह से, लेकिन कुछ कुछ लॉसेस भी होता है इसका, जैसे कि ये हाई बेस इमीटर वोल्टेज ड्रॉप जो आप लोग देख रहे हैं कि बेस इमीटर जो यहाँ VBE होता था, ये 2 ट्रांजिस्टर इंटरनली 2 ट्रांजिस्टर है, इसके कारण वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा। लो फ्रीक्वेंसी, जैसे ही हम स्विचिंग फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो ये जो फ्रीक्वेंसी होगा वो कम हो जाएगा। हाई सेचुरेशन वोल्टेज, क्योंकि ये ड्रॉप ज़्यादा है VBE, तो जो सेचुरेशन वोल्टेज ड्रॉप होगा वो ज़्यादा होगा, तो सेचुरेशन में जाने का चांसेस ज़्यादा हो सकता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई NPN BJT इज प्रिफर्ड। तो हम लोग बेसिकली जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का वेट होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू होल एंड प्रोटॉन, जो भी बोलते हो। लेकिन अगर आप लोग देखें तो NPN में क्या हो गया कि N यानी कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मेजॉरिटी वाला, और एक P होल, और ये N यानी कि यहाँ पे NPN यानी कि ओवरऑल इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो मोबिलिटी ऑब्वियसली ज़्यादा होगा इस केस में। अगर आप लोग PNP लेते हैं तो PNP में क्या होगा कि होल ज़्यादा होगा। तो होल ज़्यादा होगा यानी कि प्रोटॉन ज़्यादा होगा, प्रोटॉन जिसे हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। और अगर प्रोटॉन का मास ज़्यादा है, हम लोग मास ज़्यादा है ये जानते हैं, तो उस केस में क्या होगा, मोबिलिटी कम होगा। जैसे कि हम लोग अगर देखें यहाँ पे, अगर हम लोग देखते हैं जैसे सिलिकॉन के केस में मोबिलिटी, अगर इलेक्ट्रॉन का 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड है, तो मोबिलिटी जो कि होल का है उस 450 है। अगर जर्मेनियम के केस में देखें तो 3900 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्टेज सेकेंड है। ये इलेक्ट्रॉन का है, लेकिन उसका होल का 1900 ओनली, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है होल के कंपेरिजन में, इसलिए हम लोग NPN BJT को प्रीफर करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ लोड लाइन इन BJT। तो लोड लाइन क्या होता है। तो लोड लाइन क्या होता है, एक ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ नॉन लीनियर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। अगर किसी भी नॉन लीनियर के लिए कंडीशन हम लोग पहले भी पढ़े कि एडिटिव या होमोजेनिटी नहीं होना चाहिए, कोई एक ना हो तो भी हो सकता है। तो जो लोड लाइन ड्रॉ करते हैं वो क्या है, करेंट वर्सेस वोल्टेज। जैसे यहाँ पे करंट IC है और वोल्टेज VC, जैसे ये VC हो गया वोल्टेज और ये IC हुआ, तो इसके बीच में ड्रॉ करते हैं। और इसमें जैसे IB क्या है, वेरिएबल है कि हम लोग IB को वेरी कर सकते हैं, ये 2 इनपुट, तो इसी के अनुसार हम लोग को लोड लाइन मिलता है। तो अगर हम लोग देखें तो ये नॉन लीनियर सर्किट के लिए, नॉन लीनियर डिवाइसेस लाइक डायोड, ट्रांजिस्टर, ये सब के लिए हम लोग ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये जैसे लोड लाइन ये बनाया गया है जो कि स्ट्रेट आ रहा है, तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज क्विसेंट और क्यू पॉइंट। हम लोग क्यू पॉइंट ड्राइव करते हैं BJT में।
तो हम लोग देखते हैं कि क्यू पॉइंट क्या होता है। तो यहाँ पे आप लोग अगर थ्योरी देखें तो द ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ ए डिवाइस ऑल्सो नोन एज ए बायस पॉइंट, इसे बायस पॉइंट भी बोला जाता है। जैसे मान लीजिए क्यू पॉइंट बोले तो इसे बायस पॉइंट भी बोल सकते हैं। क्वोशेंट पॉइंट और क्यू पॉइंट इज द स्टेडी स्टेट डीसी वोल्टेज और करेंट एट ए स्पेसिफाइड टर्मिनल ऑफ एन एक्टिव डिवाइस सच एज ट्रांजिस्टर विथ नो इनपुट सिग्नल अप्लाइड। ये डीसी के लिए हम लोग देखते हैं कि अगर सिर्फ हम लोग कोई इनपुट सप्लाई बोलने का मतलब है कि जो कैपेसिटर है उसको एज ए ओपन सर्किट मानते हैं और इंडक्टर को शॉर्ट सर्किट मान के एक डीसी सप्लाई से सिर्फ हम लोग इसे निकालते हैं और इस क्यू पॉइंट को फाइंड करते हैं। तो क्यू पॉइंट का फ़ायदा क्या होता है कि जैसे हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये क्या है, सैचुरेशन रीजन है और ये कट ऑफ रीजन है। अगर एक चीज़ और पूछा जाता है कि क्यू पॉइंट होता है ये लोड लाइन के हमेशा सेंटर में क्यों होना चाहिए, तो हम लोग जानते हैं कि जैसे मान लिया कि इस पे अगर ये लाइन है, अगर सिग्नल इस तरह से है सपोज, अगर मान लिया कि ये सिग्नल इधर होता, इस पॉइंट पे होता, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आता, सेम सिग्नल तो सेम रहेगा। तो इसमें क्या होगा कि जो आउटपुट आएगा उसमें जो सिग्नल का जो पॉजिटिव पार्ट है वो कुछ कट हो जाएगा, यानी कि क्लिपिंग होगा। अगर सेम चीज़ अगर यहाँ पे चला जाए अपर पार्ट में, तो उस केस में क्या होगा कि अगर सिग्नल इस तरह से जा रहा हो तो उस केस में क्या होगा, ये पार्ट क्लिप हो सकता है। तो क्लिपिंग से बचने के लिए मतलब फेथफुल एम्प्लीफिकेशन जो हमारा सिग्नल है वही मिलना चाहिए, नहीं तो हम लोग को जो डिजायर्ड आउटपुट है वो नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग मिडिल पॉइंट पे लेते हैं। अगर ये भी पॉइंट यहाँ मतलब ये पॉइंट जो हम लोग क्यू पॉइंट ले रहे हैं वो भी कभी कभी चेंज हो जाता है, तो इसको यहीं पे रखने के लिए कुछ कुछ बायसिंग भी करते हैं। वो देखेंगे कि किस तरह से बायसिंग किया जाता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और आप लोग देख रहे होंगे क्यू पॉइंट जो निकाला जाता है वो आईसी वर्सेस वीसी, मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट होता है आईसी और वीसी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ थर्मल रनअवे इन बीजेटी। तो देखिए थर्मल रनअवे क्या होता है कि जब हमारा करंट फ्लो करता है ट्रांजिस्टर से बीजेटी से, तो उसमें क्या होता है वीसी जो हमारा पॉइंट है इसमें हीट जनरेट होता है। हीट जनरेट होने के कारण क्या होता है कि उसमें हीट जनरेट होता है और जो सैचुरेशन करंट है वो बढ़ता चला जाता है, जो मतलब लीकेज करंट बोलते हैं। उसके कारण क्या होता है कि आईसी जो मेरा कलेक्टर करंट है वो बढ़ता चला जाता है, क्योंकि आईसी इक्वल टू बीटा आई बी प्लस ICBO होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, लीकेज करंट भी एडेड होता है। तो आप समझ सकते हैं कि जब हीट बढ़ता है तो अगर IC बढ़ रहा है तो IC बढ़ने के कारण क्या होगा कि उसके अंदर करंट और ज़्यादा फ्लो होगा, और ज़्यादा फ्लो होने के कारण क्या होगा उसमें और हीट जनरेट होगा। तो इस तरह से अगर हीट जनरेट होता चला गया तो उसके बाद क्या होगा, ये जो ट्रांजिस्टर सही से काम कर रहा था वो काम नहीं करेगा, वो बर्न हो जाएगा। उसे ही हम लोग थर्मल रनअवे बोलते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बायसिंग इन बीजेटी। तो हम लोग देखे थे ऑलरेडी जब क्यू पॉइंट देख रहे थे, तो क्यू पॉइंट शिफ्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि जो फेथफुल एम्प्लीफिकेशन हो रहा था वो नहीं हो पाएगा। अगर क्यू पॉइंट को शिफ्ट नहीं करना, अगर मान लिया कि हम लोग अगर हीटिंग हो रहा है या थर्मल रनअवे के चांसेस हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा, हमारा IC बढ़ता चला जाता है। जब IC बढ़ेगा तो उस केस में क्या होगा, हीटिंग होते होते थर्मल रनअवे होगा। अगर IC बढ़ेगा तो आप लोग देखे थे जो ग्राफ आ रहा था लोड लाइन का, IC वर्सेस VC था। तो अगर ये IC बढ़ता जाएगा यानी कि हमारा जो क्यू पॉइंट हो वो अपर एरिया में शिफ्ट होता चला जाएगा और नेगेटिव साइड का क्लिपिंग हो सकता है। तो उसे रोकने के लिए हम लोग कुछ बायसिंग करते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ बेस बायसिंग, जिसे फिक्स बायसिंग भी बोलते हैं। इसे हम लोग बेस बायस इमिटर फीडबैक बोलते हैं। बेस बायस कलेक्टर फीडबैक, यानी कि हम लोग ये फीडबैक यहाँ पे इमिटर द्वारा यूज होता है और कलेक्टर द्वारा ये फीडबैक यूज हो रहा है, और ये वोल्टेज डिवाइडर है। तो इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। इस केस को ज़्यादा यूज नहीं किया जाता है क्योंकि ये नॉर्मली सबसे बेसिक सर्किट है। इस सर्किट में क्या होता है, जैसे ही IC बढ़ता है तो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाता है, और VBE ये ड्रॉप प्लस ये ड्रॉप VBE का ड्रॉप लेकर फिर IB का ड्रॉप होता है, उसके कारण IC का कम हो जाता है। मतलब कि IC बढ़ता है लेकिन बाद में फिर कम हो जाता है। तो इस तरह से ये सर्किट स्टेबलाइज करता है IC के वैल्यू को। उसी तरह से जैसे ही IC बढ़ेगा सपोज,
तो ये क्या होगा, ICRC का ड्रॉप ज़्यादा हुआ, यहाँ पे वोल्टेज कम हो जाएगा, कम होने के कारण IB ड्रॉप आएगा और वो IC को फिर से कम करेगा। इस तरह से यहाँ पे IC को कम कर रहा है और Q पॉइंट को शिफ्ट होने से रोकता है। तो ये वोल्टेज डिवाइडर में क्या होगा, सेम चीज़ होगा कि यहाँ पे वोल्टेज बढ़ेगा और अगर यहाँ पे वोल्टेज बढ़ा, यहाँ को जोड़ें तो इसके क्रॉस करंट बढ़ जाएगा, यानी कि जो IB इधर से फ्लो कर रहा था, जो वैल्यू आ रहा था वो वैल्यू इधर ना जाने जितना जा रहा था उससे अब कम होके दूसरे रेजिस्टेंस इसके क्रॉस फ्लो करेगा। तो इस तरह से जो हमारा Q का वैल्यू वो शिफ्ट होने से रिस्ट्रिक्ट होगा। तो इस तरह से हम लोग ये बायसिंग करते हैं। ये बायसिंग का नाम पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत बार पूछा जा चुका है। इसे हम लोग फिक्स्ड बायसिंग भी बोलते हैं, बेस बायस को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सेफ ऑपरेटिंग एरिया ऑफ BJT। यहाँ पे R नहीं बल्कि एरिया है, जो यहाँ पे एरिया हो जाएगा, R लिखा गया गलती से। तो व्हाट इज़ द सेफ ऑपरेटिंग एरिया ऑफ BJT। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि सेफ ऑपरेटिंग एरिया क्या होता है। तो जिसमें ट्रांजिस्टर सही से काम कर सके उसे सेफ ऑपरेटिंग एरिया कहते हैं। मान लीजिए जैसे ये ग्राफ दिया हुआ है, तो ये मैक्सिमम करंट इतना फ्लो कर सकता है, मैक्सिमम वोल्टेज इतना ले सकता है, लेकिन उस वोल्टेज पे करंट मेरा मैक्सिमम इतना होना चाहिए और इस करंट पे मैक्सिमम वोल्टेज इतना होना चाहिए। जैसे हम लोग यहाँ पे देखें कि थर्मल डिसिपेशन लिमिट, अगर इससे ज़्यादा करेंगे तो थर्मली ये अनस्टेबल में हो जाएगा। सेकेंडरी ब्रेकडाउन क्या होता है कि जब लार्ज जंक्शन करंट फ्लो करता है, तो वो देखेंगे हम लोग आगे कि सेकेंडरी ब्रेकडाउन क्या होता है। तो ये हमारा सेफ ऑपरेटिंग एरिया है। सेकेंडरी ब्रेकडाउन में हमारा क्या होता है कि हाई करंट जब फ्लो होता है तो जंक्शन पे हॉट स्पॉट जनरेट हो जाता है। हॉट स्पॉट क्या होता है कि करंट वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है, तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, वहाँ पे हीटिंग बहुत ही ज़्यादा होता है और वो लोकल हीटिंग के कारण वहाँ पे जो बेस है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और कलेक्टर इमीटर शॉर्ट हो जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये आप लोग को सेफ ऑपरेटिंग एरिया याद होना चाहिए कि इस तरह से होता है, नहीं इसका कभी कभी डायग्राम भी बनवाया जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय बाइपोलर। बाइपोलर क्या होता है। तो बाइपोलर का हम लोग मीनिंग समझ में आ रहा है कि बाय मीन्स टू एंड पोल मीन्स होल एंड इलेक्ट्रॉन। तो ट्रांजिस्टर में देखते हैं कि ट्रांजिस्टर जो में दो टाइप का हो गया, एक BJT एक FET। BJT जो होता है वो बाइपोलर होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन और होल दोनों होता है। ये PNP टाइप का भी होता है और NPN टाइप का होता है। FET फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जिसमें जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और मॉसफेट होता है। ये यूनिपोलर होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में होता है। तो इस तरह से ये यूनिपोलर हो गया। तो हम लोग समझ सकते हैं कि बाइपोलर सिर्फ BJT है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है कि जैसे हम लोग रेजिस्टेंस क्या होता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को रेजिस्ट करता है, उसी तरह से थर्मल रेजिस्टेंस होता है कि जो हीट के फ्लो को रेजिस्ट करता है। जैसे मान लिया कि ये जंक्शन था और ये एम्बियंट है, जैसे कोई भी इक्विपमेंट है उसका जंक्शन जहाँ पे कि हीट जनरेट हो रहा है, अगर वहाँ पे हीट सिंक लगा हुआ है तो उसमें केस सिंक और एम्बियंट ये 3 पॉइंट रहेगा जहाँ से वो कनेक्टेड रहेगा। जंक्शन से कनेक्टेड रहेगा केस, सिंक और एम्बियंट। तो इसके बीच भी कुछ रेजिस्टेंस आएगा कि अगर फ्लो हीट हो रहा है तो उसमें रेजिस्ट होगा, इसके बीच भी रेजिस्ट होगा, इसके बीच भी रेजिस्ट होगा। तो ये एक तरह से थर्मल रेजिस्टेंस का काम करता है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि अगर चारों को जोड़ दिया जाए तो TJ माइनस TA मतलब जंक्शन का टेम्परेचर माइनस जो एम्बियंट टेम्परेचर है इक्वल टू R थर्मल रेजिस्टेंस इंटू P। तो यहाँ पे आप इसका ये भी देख सकते हैं कि यूनिट क्या होगा, केल्विन अपॉन वाट हो जाएगा यूनिट। तो इस तरह से द थर्मल रेजिस्टेंस इज द हीट प्रॉपर्टी एंड मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस बाय विच एन ऑब्जेक्ट और मटेरियल रेजिस्ट टू हीट फ्लो। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से हम यूज करते हैं थर्मल रेजिस्टेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ यूजिंग कॉमन कलेक्टर। इसे हम लोग इमीटर फ्लोअर भी बोलते हैं। अगर कॉमन कलेक्टर के जगह पे इमीटर फ्लोअर बोल दे, कॉमन इमीटर और इमीटर फॉलोअर अलग होता है। तो कॉमन कलेक्टर के केस में क्या होता है कि जो वोल्टेज गेन होता है वो 1 होता है, करेंट गेन बढ़ता है, यानी कि पावर गेन होता है इसमें लेकिन कम होता है एज कम्पेयर टू कॉमन इमीटर। इसे इमीटर फॉलोअर भी कहते हैं।
तो इसमें क्या होता है कि इनपुट इम्पीडेंस बहुत ही हाई होता है और लो आउटपुट इम्पीडेंस होता है, इसलिए इसका यूज बफर में किया जाता है। बफर क्या होता है, सिग्नल को डिस्टॉर्ट नहीं होने देता है। अगर इनपुट सिग्नल वोल्टेज का सिग्नल अगर एक्स है तो आउटपुट भी एक्स होगा। जो सिग्नल अगर मान लिया कि इसका सिग्नल इस तरह से साइनोसॉइडल गया तो आउटपुट भी सेम आएगा। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि एज ए बफर काम करता है। यहाँ पे भी देख सकते हैं ये जो कॉमन पॉइंट है कि जो यहाँ पे लिया गया है, तो ये क्या है, कनेक्टेड है इमीटर से भी और बायस मतलब बेस से भी। तो ये कॉमन पॉइंट हो गया, कॉमन कलेक्टर हो गया, इसे इमीटर फॉलोअर भी कहते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर किसी को किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। अगर आप कुछ इंटरव्यू रिलेटेड क्वायरी करना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक और ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं।